लुलु के भाई ने इंपीरियल एग्जाम दिया था तो आज उसके रिजल्ट का दिन था। हुआ फैमिली रिजल्ट देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो रही थी, लेकिन वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा थी। उन सारे लोगों को भगाने के लिए ल्यूली कहती है कि क्राउन प्रिंस आ गए। ये सुनकर तो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद ये सारे लोग रिजल्ट देखने के लिए जाते हैं। ल्यूली का भाई तो बहुत ही ज्यादा डर रहा था, लेकिन ल्यूली उसे कहती है कि तुम फर्स्ट प्लेस पर आए हो। नेगोशिएशन की प्रोसेस खत्म हो गई थी, तो इस बात का सेलिब्रेशन ये सारे लोग कर रहे थे। सभी लोग खुश थे, लेकिन ज़ियुइंग वो थोड़ी दुखी थी क्योंकि उसके ग्रैंडपा की तबीयत थोड़ी खराब है। ल्यूली देखती है कि यहाँ पार्टी में ज़ियुइंग नहीं है, तो वो उसे बाहर ढूंढने के लिए जाती है। ज़ियुइंग का इस दुनिया में उसके ग्रैंडपा के अलावा और कोई नहीं है। ऊपर से उसके ग्रैंडपा की उम्र भी काफ़ी बढ़ गई है, तो उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके ग्रैंडपा उसे छोड़कर चले ना जाए। तभी ही ल्यूली उसके पास आती है। वो देखती है कि ज़ियुइंग काफ़ी ज़्यादा दुखी है, तो वो उसे तारे दिखाने के लिए छत के ऊपर लेकर जाती है। वैनिन और ज़ियामिन जब बाहर आती है तो उन्हें छत के ऊपर से ल्यूली की आवाज़ सुनाई देती है। वो लोग सोचती है कि ल्यूली के साथ अभी कौन होगा। वो लोग जब देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर तो ज़ियुइंग थी। फिर ये चारों लड़कियाँ मिलकर तारे देखने लगती है। युआन हाओ युआनशु के पास आता है एंड उसे पूछता है कि क्या तुमने ज़ियामिन को देखा? मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ। इस पर युआनशु कहता है कि ओ ज़ियामिन, ऐसा वो इसीलिए कहता है क्योंकि युआन हाओ ने पहले ये कहा था कि वो किसी और को पसंद करता है। अब तो युआनशु 100% श्योर हो जाता है कि वो लड़की और कोई नहीं पर ज़ियामिन है। यहाँ ऊपर ल्यूली ज़ियामिन को युआन हाओ के नाम से चिढ़ा रही थी, तो ज़ियामिन कहती है कि तुम भी तो पूरा दिन क्राउन प्रिंस के साथ फ्लर्ट करती रहती हो। ज़ियुइंग कहती है कि ल्यूली, क्या तुम सच में क्राउन प्रिंस को डेट कर रही हो? तो ल्यूली कहती है कि मेरी छोड़ो, पहले तुम अपनी बताओ, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? इस पर वो एक स्माइल कर देती है। तो वेनिन कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम तीनों ही सेट हो, मैं ही अकेली रह गई। ज़ियामिन से पूछती है कि अगर तुम्हें किसी लड़के को डेट करना हो तो तुम कैसे लड़के को पसंद करोगी? अब वेनिन वो तो पूरा दिन स्टोरी बुक और मांगा रीड करती थी, इसलिए वो कहती है कि मुझे कहानी में जो हीरो आता है बिल्कुल वैसा ही लड़का चाहिए। वेल गाइस, आप लोग भी बहुत सारे ड्रामास देखते होंगे, तो आपका कोई ऐसा फेवरेट कैरेक्टर है जिस पर आपका क्रश हो? उस कैरेक्टर का नाम और ड्रामा का नाम दोनों ही मुझे कमेंट में जरूर बताना। बैक टू द स्टोरी। अगले सीन में हम युआन तिंग को देखते हैं। आज वो बहुत ही ज्यादा शांत नजर आ रहा था। वो सोचता है कि ल्यूली और मैं दोनों अलग अलग स्टेट में पैदा क्यों हुए। युआन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि ज़िहुआई उसकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं रहा था एंड बार बार उसे चीट कर रहा था। ल्यूली उसे कहती है कि क्या तुम ज़िहुआई को पसंद करने लगी हो? तो वो कहती है कि मैं भला उसे कैसे पसंद कर सकती हूँ, मैं तो एक छोटी सी मेड हूँ एंड वो सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी। ल्यूली उसे कहती है कि तुम ऐसी बातें मत करो, तुम मेरी छोटी बहन हो। तुम ज़िहुआई को अगर पसंद करती हो तो तुम उसे बता दो, अगर वो भी तुम्हें पसंद करता होगा फिर तो सब ठीक है, लेकिन अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हें उसके लिए ज्यादा दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन युआन तिंग ल्यूली से मिलने के लिए आता है। आज युआन तिंग पहले की ही तरह काफी ज्यादा शांत था। वो उसे कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगी थी। ल्यूली उसे कहती है कि तुम ये सारी बातें करने मुझे यहाँ लाए हो। देखो, नेगोशिएशन की प्रोसेस पूरी हो गई है, तो अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। युआन तिंग कहता है कि उस दिन तुमने मुझे जो कुछ भी कहा उसके बारे में मैंने बहुत सोचा एंड मुझे लगा कि तुम सही हो। जाने से पहले मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कराई। 10 साल पहले जो युद्ध हुआ था उसमें तुम्हारे पेरेंट्स ऑलमोस्ट मर ही जाते, लेकिन लकीली वो लोग बच गए। तुम्हें पता है कि जब वो दोनों देश लड़ रहे थे तो सबसे ज्यादा किसे फायदा हुआ? मिनिस्टर जू को। अगर वो बीच में ना पड़े होते तो आज हजारों लोगों की जान नहीं गई होती। ये सुनकर ल्यूली सोचती है कि युआन तिंग ने मुझे जो कहा मुझे पहले उसे वेरीफाई करना है। इतना सोचकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद युआन तिंग एक स्माइल करता है। इसका मतलब ये है कि इस सच को बताने के पीछे युआन तिंग का जरूर कोई ना कोई मकसद होगा। एम्परर की तबीयत बिगड़ रही थी तो युआनशु उसे मिलने के लिए आता है। यहाँ ल्यूली युआनशु का उसके घर पर इंतजार कर रही थी ताकि वो ये सारी बातें युआनशु को बता सके,
लेकिन काफ़ी देर हो जाती है। जब युवांशु घर नहीं आता तो लियोली उसे मिले बिना ही वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद उसके मन में यही ख्याल आ रहा था कि मिनिस्टर जू ने जो किया वो बहुत ही ज्यादा गलत था। उस युद्ध में कितने सारे मासूम लोगों की जान चली गई। बस इतना सोचकर वो असेसिन के कपड़े पहनकर मिनिस्टर जू के घर पर जाती है। वो उसे पूछती है कि 10 साल पहले जो युद्ध हुआ था क्या उसमें तुम्हारा कोई लेना देना है। वो उसे कुछ नहीं कहता तो लियोली फिर से उसे सवाल पूछती है कि क्या तुमने ही फूड सप्लाई को बंद करवा दिया था। तुम्हें पता भी है क्या कि तुम्हारे ऐसे करने पर 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। अब मिनिस्टर जू अपनी मूंछ निकालता है। लियोली उसे कहती है कि अच्छा तो ये है तुम्हारा असली चेहरा, तुम्हारी एक छोटी बेटी भी है, तो जल्दी से तुम मुझे अपने मास्टर का नाम बता दो वरना अंजाम तो तुम जानते ही हो ना। ये मिनिस्टर जू है, वो 3 तिगड़ा में से एक मंत्री है। तभी ही मिनिस्टर जू की बेटी बाहर आती है एंड ये सीन यहीं पर ही कट होता है। युवांशु को खबर मिलती है कि किसी ने मिनिस्टर जू को मार डाला है एंड उसकी जो छोटी बेटी है वो बार बार लियोली का नाम लिए जा रही है। दूसरी तरफ युवानवी लियोली की पट्टी कर रही थी क्योंकि लियोली के हाथ में चोट लगी थी। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ लोग लियोली को पकड़ने के लिए आते हैं तो उसकी माँ उसे पूछती है कि लियोली क्या तुमने सच में मिनिस्टर जू को मारा है। तो वो कहती है कि नहीं, लेकिन मैं मिनिस्टर जू को मारना चाहती थी क्योंकि 10 साल पहले जो युद्ध हुआ था उसमें मिनिस्टर जू ने गड़बड़ी करी थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लियोली मिनिस्टर जू को नहीं मारने वाली थी, लेकिन तभी ही वहाँ पर कुछ हमलावर आकर मिनिस्टर जू पर हमला करने लगते हैं। लियोली मिनिस्टर जू को बचा रही थी एंड तभी ही उसके हाथ में चोट लग जाती है, लेकिन लास्ट में लियोली उसे नहीं बचा पाती। प्रेजेंट में लियोली उसे कहती है कि 10 साल पहले उन्होंने ही फूड सप्लाई को बंद करवा दिया था ताकि आप और डैड उस युद्ध में मारे जाए। तभी ही वहाँ पर युवांशु आता है। लियोली काफी अपसेट नजर आ रही थी तो वो उसे कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है जबकि तुमने तो किसी को भी नहीं मारा है। लियोली कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है। युवांशु कहता है कि हाँ। अगले सीन में वो उसकी ड्रेसिंग कर रहा था। वो कहता है कि तुम्हें अगर सच पता लग गया था तो तुम्हें वहाँ पर अकेले जाने की क्या जरूरत थी। लियोली कहती है कि तुम मुझ पर चिल्लाना बंद करो, वैसे भी मैं वहाँ से खाली हाथ लौट कर नहीं आई हूँ। इतना कहकर वो उसे कुछ पेपर देती है और कहती है कि मुझे ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब युवांशु इन्हीं पेपर को लेकर यूनहान और ज़ीहुआई के पास जाता है और उनसे पूछता है कि इन्हें सॉल्व करो। यूनहान को पता था कि ये क्या है लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। उसी रात जियोइंग के ग्रैंडफादर को कोई मार डालता है। अगले दिन युवांशु को जब इसके बारे में पता लगता है तो वो यूनहान को चोरी छुपके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजता है। यूनहान जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि ये काम उसके मास्टर का है, यानी कि शियाव के डैड का। लेकिन वो ये सच जानते हुए भी किसी को कुछ भी नहीं बताता। जियोइंग अपने ग्रैंडपा के जाने पर काफी ज्यादा दुखी थी तो यूनहान उसे मिलने के लिए आता है। वो उसे विसल देकर कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी अकेलापन महसूस हो तो तुम मुझे याद कर सकती हो। जब यूनहान बिना किसी सबूत के साथ वापस लौटता है तो ज़ीहुआई उसे पकड़ लेता है। यूनहान कहता है कि तो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता लग गया। ज़ीहुआई कहता है कि हाँ, और क्राउन प्रिंस भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। यूनहान कहता है कि अगर तुम्हें मेरे बारे में पता लग ही गया है कि मैं एक गद्दार हूँ तो तुमने मुझे जिंदा क्यों रखा है, मुझे मार क्यों नहीं देते। ज़ीहुआई उसे मार नहीं रहा था तो यूनहान कहता है कि अभी मुझे मार डालो वरना मैं तुम्हें दोबारा धोखा दे दूंगा। ये सुनकर ज़ीहुआई अपनी तलवार उठाता है, यूनहान को मारने के लिए नहीं लेकिन उसकी रस्सियाँ खोलने के लिए। तभी ही वहाँ पर युवांशु आता है। वो कहता है कि 10 साल पहले यूनहान तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम पर इतना ज्यादा भरोसा करता था। वो उसका सामान देते हुए कहता है कि इस कैपिटल को छोड़कर कहीं और चले जाओ। यूनहान अपने आप को मारने की कोशिश करता है लेकिन युवांशु ऐसा नहीं करने देता। वो उसे कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें फ्रीडम दूंगा एंड वो दिन आज है। इतना कहकर युवांशु वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यूनहान को अपने किए पर काफी ज्यादा पछतावा हो रहा था। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।